स्वागत है आप सभी का जनरल लॉ 24 में। आज हम बात करेंगे लिमिटेशन एक्ट पार्ट 3 के 3 सेक्शंस के बारे में। वो 3 सेक्शंस है सेक्शन नंबर 18, 19 एंड 20। इससे पहले के जो सेक्शंस थे उनको हमने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर कवर कर लिया है और लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 16 और सेक्शन 17 को अच्छे से देखा था। ठीक है, सो ये जो 3 सेक्शंस है, इन 3 सेक्शंस में हम एक टॉपिक को कवर करेंगे, वो है एक्नॉलेजमेंट। अब एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, उससे लिमिटेशन पीरियड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा और बहुत सी चीजें हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहला सेक्शन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है सेक्शन नंबर 18। तो सेक्शन नंबर 18 के अंदर हम जानेंगे कि जब डिफेंडेंट प्लेंटिफ को कोई एक्नॉलेजमेंट राइटिंग में देता है तो उस एक्नॉलेजमेंट से प्लेंटिफ के केस के लिमिटेशन पीरियड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो अब क्या इफेक्ट पड़ता है और कैसे इफेक्ट पड़ता है, वो सारी बातें सेक्शन 18 का पहला क्लॉज हमें बताता है। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 18 का जो पहला क्लॉज है वो हमसे कहता है कि सपोज करो एक एक्स पर्सन है जो क्या है, एक प्लेंटिफ है, वही एक वाई पर्सन है जो क्या है, डिफेंडेंट है। अब यहाँ पर होता यह है कि ये जो वाई पर्सन है वो इस एक्स पर्सन की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट या फिर इस एक्स पर्सन की किसी राइट के अगेंस्ट कोई सिविल रॉन्ग कमिट कर देता है। तो अब देखो, ये जो सिविल रॉन्ग कमिट किया गया है, उस सिविल रॉन्ग के अगेंस्ट प्लेंटिफ का राइट क्रिएट होगा कोर्ट में केस फाइल करने के लिए। तो जब कोर्ट में केस फाइल करने का राइट क्रिएट होगा तो वो जो केस है उस केस का कोई लिमिटेशन पीरियड भी होगा, है ना। तो अब यहाँ पे ये जो लिमिटेशन पीरियड है इसके खत्म होने से पहले और ये जो केस फाइल होगा उस केस के फाइल होने से पहले अगर डिफेंडेंट यानी कि वाई इस एक्स पर्सन को एक रिटर्न डॉक्यूमेंट देता है जिसके अंदर वो इस केस की लायबिलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर जिस दिन ये रिटर्न स्टेटमेंट प्लेंटिफ को दिया गया होगा उसके अगले दिन से इस केस का नया लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो प्लेंटिफ है उसने अभी तक कोर्ट में केस फाइल नहीं किया है और ना ही लिमिटेशन पीरियड खत्म हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर डिफेंडेंट अपनी लायबिलिटी को एक्सेप्ट करते हुए एक रिटर्न डॉक्यूमेंट विद सिग्नेचर प्लेंटिफ को दे देता है, तो जिस दिन ऐसा डिफेंडेंट करता है तो उसके अगले दिन से एक फ्रेश लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। सपोज करो एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है। ठीक है, बी ने ए से कुछ पैसे उधार पे लिए और ये बोला कि मैं अगले महीने की 15 तारीख को तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है, इस भरोसे पे ए ने बी को पैसे दे दिए, लेकिन जब अगले महीने की 15 तारीख आई तो उस दिन बी ने ये जो पैसे उधार लिए थे वो वापस नहीं किए। ठीक है, अब वापस नहीं किए तो ऐसे में क्या होगा, ए का राइट क्रिएट हो जाएगा बी के अगेंस्ट रिकवरी ऑफ मनी का केस कोर्ट में फाइल करने के लिए, है ना, जिसका लिमिटेशन पीरियड होगा 3 साल का। अब सपोज करो कि ये जो 3 साल का लिमिटेशन पीरियड है इसमें से 2 साल बीत गए, यानी कि शुरुआत के 2 साल में ए ने बी के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल नहीं किया। ठीक है, तो अब ये जो 2 साल हैं ये 3 साल में से माइनस कर दो तो भी अभी 1 साल बच रहा है ना, यानी कि ना अभी तक कोर्ट में केस फाइल किया गया है ना लिमिटेशन पीरियड खत्म हुआ है। ऐसे में बी ए के पास जाता है और एक एक्नॉलेजमेंट देता है जिसके अंदर वो एडमिट करता है कि हाँ मैंने तुमसे पैसे लिए थे जिसे मैं तुम्हें जल्द लौटा दूंगा। तो अब ऐसे में होगा ये कि जिस दिन बी ए को ये एक्नॉलेजमेंट देगा उसके अगले दिन से नया लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ये जो 2 साल खत्म हो गए थे ए के लिए वो दोबारा से ए को मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक्नॉलेजमेंट जिस दिन दिया गया होगा उसके अगले दिन से फिर 3 साल का लिमिटेशन पीरियड ए के लिए स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सपोज करो अक्टूबर 2020 में लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो रहा था और 2023 में खत्म होना था, लेकिन 2022 में बी ने ए को ये एक्नॉलेजमेंट दे दिया। तो अब यहाँ पे
2022 से क्या होगा, दोबारा से 3 साल मिल जाएंगे, यानी कि अब लिमिटेशन पीरियड 2023 में नहीं खत्म होगा, वो खत्म होगा 2025 में। ठीक है, तो आई होप आपको सेक्शन 18 का पहला क्लॉज समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 18 के सेकंड क्लॉज की। तो सेक्शन 18 का सेकंड क्लॉज कह रहा है वेयर द राइटिंग कंटेनिंग द एक्नॉलेजमेंट इज अनडेटेड, यानी कि जब बी ने ए को एक्नॉलेजमेंट दिया तो उस एक्नॉलेजमेंट पे अपनी लायबिलिटी तो एक्सेप्ट कर ली और साथ में सिग्नेचर भी कर दिया, लेकिन उस एक्नॉलेजमेंट पर डेट लिखना भूल गया। तो ऐसे में अगर डिफेंडेंट यानी कि बी कोर्ट में ओरल एविडेंस शो कर देता है विद द सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, तो कोर्ट उस एक्नॉलेजमेंट की डेट को उस ओरल एविडेंस के बेसिस पे प्रिज्यूम कर लेगा। ठीक है, तो आई होप आपको पहला और दूसरा क्लॉज सेक्शन नंबर 18 का समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ने से पहले सेक्शन 18 की कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं, उनको देख लेते हैं। तो सेक्शन 18 का एक्सप्लेनेशन हमसे कहता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एन एक्नॉलेजमेंट मे बी सफिशिएंट तो इट ओमिट्स टू स्पेसिफाई एग्जैक्ट नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी और राइट। देखो सिंपल कह रहा है कि जो डिफेंडेंट प्लेंटिफ को एक्नॉलेजमेंट दे रहा है वो तब भी सफिशिएंट मान लिया जाएगा अगर वो एक्नॉलेजमेंट इस बात को स्पेसिफाई करने में असमर्थ हो जाता है कि उस एक्नॉलेजमेंट का एग्जैक्ट नेचर क्या है, किस चीज को लेकर, प्लेंटिफ के राइट को या प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी को लेकर। ठीक है, इसके साथ साथ एक्नॉलेजमेंट के ऊपर अगर पेमेंट, डिलीवरी, परफॉर्मेंस या किसी और तरीके के कोई इंजॉयमेंट को लेकर कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो भी वो एक्नॉलेजमेंट सफिशिएंट मान लिया जाएगा। ठीक है, देखो इसके साथ साथ पहला एक्सप्लेनेशन ये भी कह रहा है कि अगर डिफेंडेंट अपने एक्नॉलेजमेंट में ये तो एडमिट कर रहा है कि उसकी कोई लायबिलिटी है, लेकिन उस लायबिलिटी को वो रिफ्यूज कर रहा है तो भी वो एक्नॉलेजमेंट वैलिड माना जाएगा। देखो यहां पे सिंपल पहला एक्सप्लेनेशन एक्नॉलेजमेंट के बारे में बताता है कि एक्नॉलेजमेंट के अंदर मेन चीज लायबिलिटी की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ना कि उस लायबिलिटी को परफॉर्म करने का प्रॉमिस होना चाहिए। ठीक है, यानी कि डिफेंडेंट अपनी लायबिलिटी को एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा और कोई इरेगुलरिटीज हैं तो उससे कोर्ट को फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड एक्सप्लेनेशन है वो कहता है कि जो साइन है उसका मतलब है सिग्नेचर ईदर पर्सनली और बाय एन एजेंट ड्यूली ऑथराइज्ड ऑन दिस बिहाफ। देखो यहाँ पे जो सिग्नेचर है उसका मतलब है कि या तो डिफेंडेंट पर्सनली खुद उस पे सिग्नेचर करे, किस पे, एक्नॉलेजमेंट पे, या फिर उसके बिहाफ पे उसका एजेंट एक्नॉलेजमेंट पे साइन करे, लेकिन एजेंट के पास अथॉरिटी होनी चाहिए साइन करने के लिए उस एक्नॉलेजमेंट के ऊपर। ठीक है, अब इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो हमसे कहता है एन एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर शैल नॉट बी डीम्ड टू बी एज एन एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और राइट। देखो सिंपल कह रहा है एग्जीक्यूशन के डिक्री की जो एप्लीकेशन है या फिर जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसके ऊपर सेक्शन 18 अप्लाई नहीं होगा। ठीक, तो आई होप आपको सेक्शन नंबर 18 के पहले दोनों क्लॉजेस और साथ में उनकी एक्सप्लेनेशंस भी समझ में आई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर 19 की। देखो जो भी हमने सेक्शन 18 में पढ़ा और जो हम सेक्शन 19 में पढ़ेंगे उन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जहाँ पे सेक्शन 18 के अंदर डिफेंडेंट एक्नॉलेजमेंट दे रहा था किसको, प्लेंटिफ को, जिसकी वजह से केस का लिमिटेशन पीरियड बढ़ रहा था, वही सेक्शन नंबर 19 में डिफेंडेंट इस एक्नॉलेजमेंट की बजाय क्या दे रहा है, पेमेंट दे रहा है। किस चीज की, या तो डेप्ट की या फिर उस डेप्ट के ऊपर कोई इंटरेस्ट की, जिसकी वजह से केस का लिमिटेशन पीरियड बढ़ रहा है। तो सेक्शन 19 हमसे क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। तो कह रहा है वेयर पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ अ डेप्ट or of interest on a legacy is made
before the expiration of the prescribed period by the person liable to pay the debt or legacy or by his agent duly authorized in this behalf, a fresh period of limitation shall be computed from the time when the payment was made. देखो सिंपल कह रहा है कि एक A पर्सन है और एक B पर्सन है, जहां B पर्सन इस A पर्सन से कुछ पैसे उधार पर लेता है, यानी कि डेप्ट पर लेता है, ठीक है। और वो किस दिन ले रहा है? 1 मार्च 2010 के दिन। और दोनों के बीच में ये डिसाइड होता है कि B 1 महीने बाद इस लोन के पैसे को वापस दे देगा, यानी कि 1 अप्रैल 2010 के दिन B इस लोन के पैसे A को वापस कर देगा, ठीक है ना। लेकिन होता यह है कि 1 अप्रैल यानी कि ड्यू डेट वाले दिन B इस लोन के पैसे को वापस करने से मना कर देता है, जिसकी वजह से फ्रॉम द 2 अप्रैल 2010 A का राइट क्रिएट होता है B के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल करने के लिए। और वो केस कौन सा होगा? रिकवरी ऑफ मनी का केस होगा, जिसका लिमिटेशन पीरियड होगा 3 साल का, ठीक है। यानी कि अभी A के पास 3 साल का समय है B के अगेंस्ट रिकवरी ऑफ मनी का केस फाइल करने के लिए, ठीक है। अब यहां पे होता यह है कि लिमिटेशन पीरियड के खत्म होने से पहले और A के ये वाला केस कोर्ट में फाइल करने से पहले B क्या करता है? A के पास जाता है और ये जो उसने डेप्ट लिया था यानी जो लोन लिया था उसका कुछ हिस्सा पे कर देता है, ठीक है। अब वो जो पेमेंट की है B ने, वो सपोज करो की है 10 सितंबर 2010 के दिन। तो अब यहां पे होगा ये कि जो लिमिटेशन पीरियड 2 अप्रैल से चालू हो रहा था, अब वो लिमिटेशन पीरियड शिफ्ट होकर स्टार्ट होगा 11 सितंबर 2010 से। यानी कि ये जो 2 अप्रैल है यहां से लेकर 10 सितंबर तक का टाइम जो A की तरफ से बर्बाद हुआ था, वो अब A को दोबारा मिल जाएगा B के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल करने के लिए। यानी कि जिस दिन डेप्ट के कुछ हिस्से की पेमेंट होती है कोर्ट में केस फाइल किए जाने से पहले और उस केस के लिमिटेशन पीरियड के खत्म होने से पहले, तो जिस दिन पेमेंट की जाएगी उसके अगले दिन से केस का नया लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और साथ साथ आप इस बात का भी ध्यान रखना कि ये जो पेमेंट हो रही है ना, वो जरूरी नहीं है कि केवल मनी के फॉर्म में हो, इट माइट बी इन एनी फॉर्म। ऐसा कहीं स्पेसिफाइड नहीं है लिमिटेशन एक्ट में कि सेक्शन 19 के तहत जो पेमेंट की जा रही है वो केवल मनी के फॉर्म में है, ठीक है। तो आई होप आपको सेक्शन नंबर 19 समझ में आया होगा और सेक्शन नंबर 19 और सेक्शन नंबर 18 में क्या डिफरेंस है और किस चीज को लेकर डिफरेंस है वो भी समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ने से पहले हम सेक्शन 19 के कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं उनको देख लेते हैं। तो सेक्शन 19 के टोटल 2 एक्सप्लेनेशन है, जिसमें से पहला एक्सप्लेनेशन हमें कहता है वेयर मॉर्गेज लैंड इज इन द पोजेशन ऑफ द मॉर्गेजी, द रिसीट ऑफ द रेंट और प्रोड्यूस ऑफ सच लैंड शैल बी डीम्ड टू बी अ पेमेंट। देखो सिंपल कह रहा है कि एक ए पर्सन है जिसने अपनी प्रॉपर्टी 20,000 पर मंथ के हिसाब से किसी बी पर्सन को लीज पर दे दी है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी समस्या आती है ए के पास जिसकी वजह से ए को कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से वो अपनी प्रॉपर्टी किसी सी पर्सन के पास गिरवी रख देता है, ठीक है, यानी मॉर्गेज पे दे देता है अपनी प्रॉपर्टी किसी सी पर्सन को, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 20,000 रुपये ए बी से ले रहा था इस प्रॉपर्टी के, वो अगर कहे कि जो ये 20,000 रुपये तुम मुझे दे रहे हो उसकी बजाय तुम सी को ये 20,000 रुपये दे दिया करना, तो वो जो बी सी को 20,000 रुपये देगा वो क्या है? वो सी द्वारा ए को दिए गए डेप्ट की पेमेंट है, ठीक है। और जब जब भी ये 20,000 रुपये सी को एज अ पेमेंट ऑफ डेप्ट देगा तब तब उसके अगले दिन से एक नया लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और लिमिटेशन पीरियड क्यों स्टार्ट होगा वो अभी हमने सेक्शन नंबर 19 में देखा, ठीक है। तो आई होप आपको पहला एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। वहीं जो दूसरा एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 19 का, वो सिंपल हमें कहता है कि डेप्ट डज नॉट इंक्लूड मनी पेबल अंडर अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट। यानी कि कोर्ट ने केस के अंदर कोई जजमेंट सुनाया है या फिर केस के अंदर कोई ऑर्डर दिया है किस चीज के लिए? पेमेंट करने के लिए। तो जो वो पेमेंट करने के लिए कोर्ट कह रहा है वो डेप्ट की पेमेंट में इंक्लूड
नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप आपको सेक्शन नंबर 19 और उसके दोनों एक्सप्लेनेशंस समझ में आई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर 20 की, जो एक्नॉलेजमेंट के रिगार्डिंग लास्ट सेक्शन है लिमिटेशन एक्ट के अंदर। सेक्शन नंबर 20 के अंदर हम जानेंगे कि जो एक्नॉलेजमेंट या पेमेंट डिफेंडेंट द्वारा सेक्शन नंबर 18 और सेक्शन नंबर 19 में दिया जा रहा है, वो अगर उनके बिहाफ पे कोई थर्ड पर्सन दे तो उससे केस के लिमिटेशन पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या इफेक्ट पड़ेगा वो सेक्शन नंबर 20 दो क्लॉजेस के अंदर हमें बताता है। ठीक है, जहां वो अपने पहले क्लॉज में हमें कहता है द एक्सप्रेशन एजेंट ड्यूली ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ in section 18 and 19 shall in the case of a person under disability includes his lawful guardian, committee or manager or an agent duly authorized by such guardian, committee or manager to sign the acknowledgement or make the payment। देखो यहाँ पे सिंपल कह रहा है कि एक पर्सन है जो क्या हो गया है, डिसेबल हो गया है, जिसकी वजह से वो ना तो एक्नॉलेजमेंट पे साइन कर पा रहा है, ना ही वो प्लेंटिफ को डेप्ट की पेमेंट कर पा रहा है, ना ही वो डेप्ट के इंटरेस्ट की पेमेंट कर पा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में जो डिसेबल्ड पर्सन है उसके बिहाफ पे उसके लॉफुल गार्जियन या फिर कमेटी या फिर कोई मैनेजर एक्नॉलेजमेंट पे साइन कर सकता है, या फिर वो प्लेंटिफ को डेप्ट की या डेप्ट के इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकता है। ठीक है, लेकिन इस बात का आप ध्यान रखना कि ये जो तीनों लोग हैं ना, ये तीनों लोग इस पर्सन के बिहाफ पे ड्यूली ऑथराइज्ड होने चाहिए, यानी कि इन लोगों के पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो इस पर्सन के बिहाफ पे साइन कर सकें या फिर पेमेंट कर सकें, किसको, प्लेंटिफ को, डेप्ट की। ठीक है, और इसके आगे पहला क्लॉज ये भी कह रहा है कि अगर इन तीनों के पास अपना कोई एक एजेंट है जो ड्यूली ऑथराइज्ड है, यानी कि जिसके पास अथॉरिटी है कि वो इस पर्सन के बिहाफ पे एक्नॉलेजमेंट के ऊपर साइन कर सके या फिर प्लेंटिफ को डिफेंडेंट के डेप्ट की या डिफेंडेंट के डेप्ट के इंटरेस्ट की पेमेंट कर सके, तो वो भी ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको सेक्शन 20 का पहला क्लॉज समझ में आया होगा, यानी कि सिंपल एक पर्सन जो डिसेबल है उसके बिहाफ पे जिसके पास अथॉरिटी है वो क्या कर सकता है, वो एक्नॉलेजमेंट पे साइन कर सकता है और डिफेंडेंट के बिहाफ पे प्लेंटिफ को डेप्ट की पेमेंट कर सकता है। ठीक है, देखो उसके बाद सेक्शन 20 का जो सेकंड क्लॉज है वो हमसे कह रहा है नथिंग इन द सेट सेक्शन रेंडर्स वन ऑफ सेवरल जॉइंट कॉन्ट्रैक्टर, पार्टनर, एग्जीक्यूटर और मॉर्गेजीज चार्जेबल बाय रीजन only of a written acknowledgement signed by or of a payment made by or by the agent of any other or others of them। देखो सिंपल कह रहा है कि जो पिछले सेक्शन में हमने डिसेबल्ड पर्सन के बारे में बात करी थी, अगर उसके बिहाफ पे उसका जॉइंट कॉन्ट्रैक्टर या जॉइंट पार्टनर या जॉइंट एग्जीक्यूटर या जॉइंट मॉर्गेजी कोई पेमेंट करता है या फिर एक्नॉलेजमेंट पे साइन करता है, तो ऐसा एक्नॉलेजमेंट या ऐसी पेमेंट वैलिड नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको पहला और दूसरा क्लॉज अच्छे से समझ में आया होगा। देखो पहले क्लॉज में बताया है कि ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट के अंदर कौन कौन आएगा, वहीं सेकंड क्लॉज में बताया है कि ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट के अंदर कौन कौन नहीं आएगा। वहीं सेक्शन 20 का जो थर्ड क्लॉज है वो कुछ और चीजें हमें बताता है, अब उसको देख लेते हैं। तो सेक्शन नंबर 20 का जो थर्ड क्लॉज है वो हमें दो बातें बताता है, जिसमें से वो पहले कहता है हमें एन एक्नॉलेजमेंट साइंड और पेमेंट मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लायबिलिटी बाय और बाय द ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ एनी लिमिटेड ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी हु इज गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ shall be a valid acknowledgement or payment as the case may be against a revisioner succeeding to such liability। देखो सिंपल कह रहा है कि एक ए पर्सन है जिसने अपनी प्रॉपर्टी किसी बी पर्सन को लाइफ इंटरेस्ट में दे दी। ठीक है, अब देखो लाइफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। लाइफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जब ये बी पर्सन मर जाएगा तो उसके बाद ये प्रॉपर्टी वापस ए के पास चली आएगी। ठीक है, और अगर ए की भी डेथ हो चुकी होगी
तो उसके सक्सेसर्स के पास चली जाएगी वो प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब ए ने बी को ये प्रॉपर्टी दी तो बी ने इस प्रॉपर्टी का बेस बनाकर सी पर्सन से लोन ले लिया। ठीक है, अब जब लोन वापस करने की ड्यू डेट आई तो बी ने वो लोन वापस नहीं किया। ठीक है, तो अब देखो जो यहाँ पे लायबिलिटी बनेगी ना वो पहले तो बी पर्सन की बनेगी, लेकिन अगर कोर्ट में केस फाइल करने से पहले इस बी पर्सन की डेथ हो जाती है तो वो लायबिलिटी कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, इस ए पर्सन के पास शिफ्ट हो जाएगी। और अगर इस ए पर्सन की डेथ हो चुकी है तो उसके सक्सेसर्स के पास वो लायबिलिटी चली जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ए या फिर ए के सक्सेसर्स बी के लोन की पेमेंट करते हैं सी को, तो जिस दिन वो लोग पेमेंट करेंगे उसके अगले दिन से अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 नया लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर ए या उसके सक्सेसर्स बी के लोन के रिगार्डिंग एक एक्नॉलेजमेंट दे देते हैं कि हाँ बी ने तुमसे लोन लिया था जिसके लिए लायबल हम हैं, तो हम अपनी लायबिलिटी फुलफिल करेंगे और तुम्हें पेमेंट कर देंगे, तो जिस दिन ऐसा एक्नॉलेजमेंट ए या उसके सक्सेसर्स देंगे उसके अगले दिन से नया लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 18। ठीक है, सो इन शॉर्ट पहला पॉइंट हमसे कह रहा है कि जहां ए ने अपनी प्रॉपर्टी लाइफ इंटरेस्ट में किसी बी पर्सन को दी और उस प्रॉपर्टी का बेस बनाकर उसने किसी थर्ड पर्सन से लोन ले लिया और वो लोन के पेमेंट से पहले अगर उस लाइफ इंटरेस्ट वाले पर्सन की यानी कि इस बी पर्सन की डेथ हो जाएगी तो बी के उस लोन के ऊपर ए की या फिर उसके सक्सेसर्स की लायबिलिटी बनेगी और उस लायबिलिटी को फुलफिल करते हुए ए या फिर उसके सक्सेसर बी के लोन की पार्ट पेमेंट या एक्नॉलेजमेंट सी को देते हैं। तो जिस दिन वो पार्ट पेमेंट करेंगे या जिस दिन वो एक्नॉलेजमेंट देंगे उसके अगले दिन से नया लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा कोर्ट में केस फाइल करने के लिए। कौन केस फाइल करेगा, सी केस फाइल करेगा, और किसके अगेंस्ट, ए के अगेंस्ट, क्योंकि यहाँ तो बी की डेथ हो चुकी है और अगर ए की भी डेथ हो चुकी है तो फिर ए के सक्सेसर्स के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल होगा। ठीक है, सो आई होप आपको सेक्शन नंबर 20 का जो थर्ड क्लॉज है उसका पहला पॉइंट समझ में आया होगा। नाउ अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर 20 के थर्ड क्लॉज की सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट हमसे कह रहा है वेयर अ लायबिलिटी हैज बीन इनकर्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एज सच एन एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट मेड बाय or by the duly authorized agent of the manager of the family for the time being shall be deemed to have been made on behalf of the family। देखो सिंपल कह रहा है कि एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है जिसने सपोज करो किसी थर्ड पर्सन से कोई लोन ले रखा था। ठीक है, अब जब उस लोन की ड्यू डेट आई तो ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली उस लोन को देने में फेल हो गई, वो लोन नहीं दे पाई। ठीक है, अब लोन नहीं दे पाई है तो जिस पर्सन से लोन लिया होगा उसका राइट क्रिएट हो जाएगा इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल करने के लिए, जिसका टाइम पीरियड होगा 3 साल। लेकिन वो थर्ड पर्सन इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल करता उससे पहले इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मैनेजर ने या फिर किसी ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट ने एक्नॉलेजमेंट दे दिया उस पर्सन को जिस पर्सन से इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने ये लोन लिया था। तो जिस दिन वो एक्नॉलेजमेंट दिया जाएगा उसके अगले दिन से नया लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। सो हमने इस वीडियो के अंदर सेक्शन नंबर 18, सेक्शन नंबर 19 और सेक्शन नंबर 20 ये तीनों सेक्शंस पढ़े और कोशिश की कि इन्हें अच्छे से हम समझ सकें। सो आई होप आपको ये तीनों सेक्शंस अच्छे से समझ में आए होंगे।